इस्तीफों की जो मंजूरी है उसके लिए पीटीआई अरकान को इनफरादी तौर पे बुलाया जाएगा। मोहतरम स्पीकर साहब आइन की एक खिलाफ वर्जी ऑलरेडी कर चुके हैं। 123 में से 11 पिक करके बाकियों को रिजेक्ट किया, किस बुनियाद पे? तो सोफिया, आप काफी लंबे टाइम से अपने बच्चों की कस्टडी के हवाले से केस लड़ रही हैं। बाद में मुझे पता चला कि तलाक याफ्ता है। उज़्मा रहमान एक औरत है नॉर्वे में, ये उससे शादीशुदा था, 3 बेटियां थी इसकी, नायाब ज़हूर, कायनात ज़हूर और जन्नत ज़हूर। मेरी जो बेटियां हैं वो ना कभी मैंने कस्टडी दी थी इसको, ना मेरे पैसों की बात हुई, और सबसे बड़ी बात, मेरी तो बेटियां मेरी जान है, वो लेके भागा हुआ है। इंतखाबात में कुछ महीने रह गए हैं, तो लिहाजा पार्लियामान में आकर अपना किरदार अदा करें। इस असेंबली में अब बैठना उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाहर किया गया, बाहर की ताकतों की ईमा पे। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि टेक्नोक्रेट जो सेटअप है उसके हवाले से ना एस्टैब्लिशमेंट ने हमसे राब्ता किया, ना ही तहरीक इंसाफ से कोई बात हुई है। मुल्क के लिए फैसले पार्लियामेंट से बाहर जो भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, उसके पीछे अवाम की और आइन की बैकिंग नहीं होगी, वो देर पा नहीं होगा। कब से पता चला कि ये इस किस्म का शख्स है, जैसे कि बता रहे उमर फारूक ज़हूर, जो आप कह रही बिजनेस टाइकून तो नहीं लेकिन फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ? वो बच्चे जो हैं वो अगवा शुदा बच्चे हैं, और अगवा किए हुए बच्चे जो उनसे वो वही जुबान बोलेंगे जो एक किडनैपर बोलता है। कैसे इन्होंने घड़ी दुबई में फराह खान से खरीदी, जो पूरी कहानी सुना रहे थे, जिसकी फराह खान ने और पीटीआई ने तरदीद की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है ज़हूर जो है सिर्फ एक फ्रॉडिया है, उसको अगर आप लोग बिजनेसमैन कहेंगे, और सबसे बड़ी बात नॉर्वे में पैदा हुआ है, इसके पास नॉर्वेजियन पासपोर्ट भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज पीटीआई वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करने से इनकार कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करने का मुतालिबा अपनी जगह कायम दायम है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर पीटीआई को ऐवान में आने की दावत देते हुए मशवरा दिया कि इंतखाबात में कुछ महीने रह गए हैं, पार्लियामान में आकर अपना किरदार अदा करें। अच्छा, पीटीआई अरकान ने ऐवान में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत करते हुए कह दिया है कि अक्सरियती अवामी मैंडेट सिर्फ पीटीआई के पास है, मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हम इस्तीफे दे चुके हैं, जो कासिम सूरी मंजूर भी कर चुके हैं। मुल्की सियासत में बहरानी कैफियत बरकरार है, जबकि कौमी सियासत की जो धड़कनें हैं पंजाब असम्बली में पीडीएम और पीटीआई के माबैन जो जंग है उससे बाकायदा जुड़ी हुई हैं। इन सब मामलात पे बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब के मुताबिक इस्तीफों की जो मंजूरी है उसके लिए पीटीआई अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा, मगर इस बात पर पीटीआई अरकान राजी नहीं है। एक तो ये कि क्यों राजी नहीं है और कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी बुनियाद पर जो तहरीक इंसाफ है इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी पर जोर दे रही है, तो इस्तीफों के मामले का आखिर फिर हुकूमत इसको तूल क्यों दे रही है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। इस्तीफे हमने इकट्ठे दिए थे, और मोहतरम स्पीकर साहब आइन की एक खिलाफ वर्जी ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस्तीफे कबूल किए गए डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, और ज़ाहिर वो स्पीकर की बिहाफ पे ही बैठते हैं। डिप्टी स्पीकर जब भी बैठते हैं और शख्सियात अहम नहीं होती, कुर्सी वही रहती है। आज कोई और है, कल मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। अली मोहम्मद आज नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री पाकिस्तान की है और सदा सलामत रहेगी इंशाल्लाह। तो जो स्पीकर के चेयर पे कोई फैसले होते हैं, जैसे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो हमने उन गलत फैसलों को भी जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में लिए गए, जो मुल्की मफाद में शायद नहीं थे, लेकिन जब रियासत कोई फैसला करती है, हुकूमत करती है, तो आने वाली हुकूमत उसको ऑनर करती है, क्योंकि आपकी सॉवरेन वारंटी होती है। इसी तरह से जब स्पीकर की कुर्सी से इस्तीफे कबूल हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की तरफ से, तो उसको ऑनर किया जाना चाहिए था, नंबर 1। उसको नहीं ऑनर किया। लेकिन उससे ज्यादा गलत काम जो वो ये है कि जो मोहतरम स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ने जो 11 इस्तीफे कबूल किए, पहली बात तो ये हमने कबूल करने के लिए दिए थे सारों, लेकिन 123 में से 11 पिक करके बाकियों को रिजेक्ट किया। किस बुनियाद पे? आपने किस बुनियाद पे 11 इस्तीफे पिक किए कि इनको हमने, मेरा तो चलो समझ में आता है कि इसने आखिरी रात तकरीर की थी, मैं तो गुनहगार हूं, लेकिन बाकियों ने क्या गुनाह किया था? अच्छा, एक्सेप्ट करने तो फिर सबके करें जी। इस पे हम अदालत में गए थे, ठीक है। हमने, हमारी पार्टी ने, इमरान खान साहब ने मीटिंग चेयर की
और उस मीटिंग में असद उमर साहब हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने फिर वो सारी प्रोसीडिंग जो है आगे ड्राफ्टिंग को चेयर किया, और हमारे वकला ने जब ये ड्राफ्ट तैयार किया तो हम हाई कोर्ट चले गए पार्टी के बिहाफ पे कि 11 नहीं, हमने 123 कबूल कराने हैं, 11 को एक्सेप्ट करना बदनीयती की बुनियाद पे है। उसमें फिर ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आ गई जिसमें राना सानवाला साहब और बाकी इनके लोग जो हैं वो ये फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, इसके करें उसके ना करें और उसकी हम मंजूरी लेंगे फलाना करेंगे, तो फरमाइशी इस्तीफे फजल रहमान साहब, बिलावल साहब और एएनपी के लीडर अहमद वली खान साहब, उनकी फरमाइश पे किए गए कि यहाँ से करें। अल्लाह ने करना क्या किया, सारे हार गए ये लोग। अच्छा, अब जो तोजी बनाई है मोहतरम स्पीकर साहब ने कि जनाब हैंड रिटन इस्तीफे चाहिए, बिल्कुल मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। आर्टिकल 64(1) है ऑफ पाकिस्तान के आइन का, आर्टिकल 64(1) पाबंद करता है कि आपने हैंड रिटन इस्तीफे जो है वो देने हैं। हमारे सबके जो है हमने साइन किए हुए थे, लेकिन वो था प्रिंटेड फॉर्म। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि हैंड रिटन एक्सेप्ट करने हैं तो हमारे तो हैंड रिटन नहीं थे, फिर वो कैसे कर रही है? और फिर रूल 43 है रूल ऑफ प्रोसीजर का, उसमें प्रॉपर तरीकेकार मौजूद है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ साहब ने मैलिस पे, बदनीयती की बुनियाद पे किसी की ख्वाहिश मर्दी मंशा पे 11 कबूल की, तो 11 करें, बाकी भी कर लेना। आज जो आप कानूनी सुकून निकाल रहे हैं वो तो 11 में भी थे। असल में मसला इधर है, दिल के अंदर है, दिल में थोड़ा सा फतूर है, बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर से पीटीआई को ऐवान में आने की जो दावत देते हुए मशवरा दिया अली मोहम्मद खान साहब के, जी इंतखाबात में कुछ महीने रह गए हैं तो लिहाजा पार्लियामान में आकर अपना किरदार अदा करें, तो तहरीक इंसाफ क्या इस पर कोई स्ट्रैटेजी बना रही है, कुछ सोच रही है क्या? जो आने वाले साल में पीटीआई की ऐवान में वापसी बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि मुमकिन हो सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आपके ऑप्शंस में है ही नहीं? देखिए, सियासत में एक वे फॉरवर्ड हमेशा रहता है, लेकिन इस असेंबली में अब बैठना उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाहर किया गया, बाहर की ताकतों की ईमा पे, और उसके बाद जान के 11 इस्तीफे कबूल किए कि अगर ये वापस भी आए तो ये मेजॉरिटी वापस कभी ना ले सकें। तो एक तो आपने ये मैंडेट तरीके इंसाफ का खराब किया है। दूसरी चीज ये है कि वो एक चीज में एक लीगैलिटी होती है, उसमें एक अखलाकी ताकत होती है। अब इस असेंबली में वो चीज रही नहीं। यहाँ पे आके आपने क्या करना है? अगले 3-4-5 महीने बैठ के आप क्या कर लेंगे? असल में इनके पास तो वो अखलाकी जवाब भी अब नहीं रहा। मईशत इनसे तबाह हो गई है, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है कि इस्लामाबाद भी अब सेफ नहीं है। तो इन हालात में एक ही ऑप्शन है कि अगर ये अर्ली इलेक्शन पे राजी होते हैं तो उसके लिए गुफ्त शनीद के लिए बैठा जा सकता है। बाकी जो कुछ लोग बात कर रहे हैं ना कि इकोनॉमी पे बैठ जाएं, फलाने पे बैठ जाएं, ये वक्त नहीं है इन चीजों का। आपने इलेक्शन करके नई हुकूमत आए, वो फिर अपने साथ जिसको बैठाना है, जाहिर है उस वक्त की अपोजिशन में बैठ के बात करनी है। जो बैठ के बात नहीं करेगा पाकिस्तान के मसाइल पे, वो तो फिर पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। लेकिन इस वक्त इनके साथ बैठने का फायदा इसलिए नहीं है कि इनकी ना वैलिडिटी है, ना इनके पास टाइम है, ना ये मौका है किसी भी चार्टर पर बैठने का। इस वक्त सिर्फ इलेक्शन आपने करना है, लेकिन कौन से इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं? वो तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भी हुकूमत भाग गई है। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो इमरान खान साहब ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा था अली मोहम्मद खान साहब की, जी टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का ये शोशा छोड़ा जा रहा है, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जी टेक्नोक्रेट जो सेटअप है उसके हवाले से ना इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया, ना ही तहरीक इंसाफ से कोई बात हुई है, तो फिर ये मामला आखिर है क्या? बड़ी मुश्किल से इस मुल्क ने जैसे तैसे जैसे भी है ले दे के एक आइन बना लिया है, विच इज द फ्रेमवर्क जिस पे इस रियासत ने आगे चलना है। जो कुछ भी होगा वो पार्लियामेंट से ही होना है। अगर हम बड़ी डिबेट इस पे भी कुछ अर्सा पहले हुई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, तो वो भी अगर हमने करना है तो भी इसी पार्लियामेंट नहीं, उस पे बैठ के हमने करना है। पार्लियामेंट से बाहर जो भी बैठक होगी, मुल्क के लिए फैसले पार्लियामेंट से बाहर जो भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, उसके पीछे अवाम की और आइन की बैकिंग नहीं होगी, वो देर पा नहीं होगा। अब ये जिधर से भी ये बात आई है, मैं समझता हूँ पहले तो जिस भी क्वार्टर से आई है उनके पास लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और उनके पास कोई मॉरल, कोई अखलाकी जवाज नहीं है ऐसी किसी भी चीज को आगे फॉरवर्ड करने का। ये इस्तेकाक है पाकिस्तानी अवाम का, जिसके जामिन और उसके अमीन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया था। ये मुल्क जो बना भी है,
ये पाकिस्तान जो बना भी है ये वोट की ताकत से और एक पॉलिटिकल प्रोसेस से बना है। मैं इस वक्त जिधर बैठा हूँ खैबर पख्तूनख्वा, मेरे सूबे में रेफरेंडम हुआ था। पख्तून जो है उन्होंने एक रेफरेंडम से, एक वोट की ताकत से पाकिस्तान में अपने आप को शामिल किया। बलोचिस्तान शाही जरगा और उनका जो प्रोसेस था वो भी एक जरगे की सूरत हाल, जरगा भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। सिंध की असेंबली ने फैसला किया था। तो देखिए पाकिस्तान नतीजा ही एक पॉलिटिकल प्रोसेस का है। तो अगर हम 75 साल बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने एक टेक्नोक्रेट से मुल्क चलाना है, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिटिकल क्लास सारी फेल है। इसका मतलब है आपकी पॉलिटिक्स खत्म, आपकी डेमोक्रेसी खत्म। इस तरह से ये चीज नहीं होगा। कोई आर्टिफिशियल, कोई क्विक फिक्स, मैनिपुलेटेड हाइब्रिड रजीम से मुल्क नहीं चलेगा। और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अली मोहम्मद खान साहब, उसमें फिर जारी बात है जो अहदाफ आपने पूरे करने होते हैं, तो फिर जो महंगाई अगर होगी, टैक्स वगैरह होगा, तो अवाम पे बोझ बढ़ेगा ना। देखें ये एक बड़ी फजूल सी मंतक है कि इस पे खर्चा होगा। आप अपने घर बनाने के लिए खर्चा करते हैं, आप एक मरीज को ठीक करने के लिए खर्चा करते हैं, आप किसी भी काम को सही करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। अगर एक हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही और उसके मैंडेट भी नहीं है, कौन सा अवाम ने इनको वोट दिया था? 150 सीटें लेने वाली जमात तो हम बैठे हैं, 80-85 सीट लेने वाली जमात नून लीग है। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में पहली बार एक माइनॉरिटी पार्टी को हुकूमत बनाने दिया गया और एक मैनिपुलेशन से सारा हुआ। जो सब है वो सारे के सबके सामने वो किस्सा मौजूद है, उस पर ज्यादा बात नहीं। अली मोहम्मद खान साहब आपसे समझने में कहना चाह रही थी, टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बात हो रही है, अगर ये आ जाता है तो फिर महंगाई जो है वो बहुत सारा अवाम पे पड़ेगा ना, क्योंकि उनका जो अहदाफ होगा जो उन्होंने पूरा करना होगा, तो उसमें जाहिर बात है फिर अवाम पर ही बोझ मजीद बढ़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये है, जितने भी टेक्नोक्रेट टाइप कुछ चीजें लाने की कोशिश की गई, आज किधर है मोइन कुरैशी साहब? हमें तो पता ही नहीं है दुनिया में है भी कि नहीं। आज किधर है वो शौकत अजीज साहब जो वज़ीर आज़म भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, मुशर्रफ साहब के दस्ते रास्ते बेवजह ना हो, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? देखें ये बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान के अब करता दरता बने होते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में पाकिस्तान के करता दरता हैं लोग। आपकी वजह से उनकी जिंदगी अजीरन हुई है, आपके फैसले करोड़ों लोगों पे इम्प्लीमेंट होते हैं, और फिर जब आप नहीं होते उस सिस्टम में, फिर आप पाकिस्तान में ही नहीं होते। ये लोग जो हैं, ये जो टेक्नोक्रेट टाइप लोग लाए गए, आज वो किधर हैं? वैसे सॉरी टू से अली मोहम्मद खान साहब, हमारे कुछ सियासतदान भी तो फिर पाकिस्तान में नहीं ना होते, उनको भी कोई बीमारी आ घेरती है जब वो सियासत से बाहर होते हैं, इक़्तिदार से बाहर होते हैं, तो वो भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आना होता है तो डीलें करके वापस आ जाते हैं। देखें जो ये लोग जो ये करतूत करते हैं, अवाम उनको वोट देती है, अवाम उनको वोट करती है। आज जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब एक जानी हमले से बच गए, गोलियां उनको लगी, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है ना। इंसान को अपनी जान से तो बड़ी कोई चीज नहीं होती। उन पे जात पे हमला हुआ है, बिल्कुल जान है तो जहान है। लंदन अपने बच्चों के पास, वो तो लंदन नहीं गए, वो तो इधर ही हैं। और उसके बावजूद हम सबके, मैं जब बीमार होते हैं यहीं से पाकिस्तान से इलाज करवाते हैं। बिल्कुल हम सबके मना करने के बावजूद वो पिंडी लॉन्ग मार्च में आए। उस बंदे को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उसकी 2 जानें हैं, 3 जानें हैं कि ये इमरान खान चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। वो क्यों अपनी जान को मुश्किल में डाल रहा है? ये होता है अवामी लीडर। और भी जमातों में अवामी लीडर हैं, अगर उनको मौका मिलेगा वो भी आएंगे फ्रंट पे, लेकिन अवाम अपने आप को रिलेट करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से। बाकी जो आपके टेक्नोक्रेट्स हैं, कोई भी हुकूमत टेक्नोक्रेट्स के बगैर नहीं चलती। मैं जब मिनिस्टर था अपनी मिनिस्ट्री का, मेरे नीचे टेक्नोक्रेट्स की एक टीम थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, इसी तरह लॉ मिनिस्ट्री में, इसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपकी एक फाइनेंशियल टीम्स होती हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट होते हैं, उसमें एक काबिल लोगों की टीमें होती हैं, लेकिन उसको हेड करता है पॉलिटिकल आदमी, क्योंकि अवाम के सामने कौन जवाब दे? अवाम के सामने हम जवाब दे हैं। मैं इस वक्त अपने हल्के में बैठा हूँ, ये पीछे मेरा हुजरा है, कल सुबह लोग आके अवामी नुमाइंदे मेरे से सवाल करेंगे, तो हम अकाउंटेबल हैं। हम लोग इसी तरह और जमातों की लीडरशिप अकाउंटेबल है। हम आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर हम आप पे एक हद से ज्यादा महंगाई करेंगे तो हम आपके सामने आ नहीं सकेंगे वोट लेने। इस वजह से जो ये एक मैंडेट होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास, इसलिए होता है कि उन्होंने कल को अवाम को फेस करना है। आपने टेक्नोक्रेट से अगर हुकूमत चलानी है तो लंदन में क्यों नहीं चल रही, न्यूयॉर्क में क्यों नहीं चल रही, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, आप फ्रांस, आप
जो इस तरफ के मुल्क हैं, तुर्की ले लें आप, जापान ले लें, इन तमाम जितने भी ममालिक तरक्की कर गए हैं, ठीक तो है, एक मुल्क कोई बता सकता है जहाँ टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं? नहीं, अवामी लोग चला रहे हैं, उनको सपोर्ट टेक्नोक्रेट्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ठीक ये है, भी पिटा हुआ मशवरा है, दोनों कहाँ से आया है, लेकिन जो हल है वो यही है, अवाम के पास जाएं, अवाम से फैसला कराएं। अच्छा, जो भी हुकूमत ठीक आएगी है, उनके पास मैंडेट ठीक होगा, है, अच्छा है बुरा है जो भी है, अवाम के लिए अवाम नहीं ठीक है, करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, ये जो डिफ़ॉल्ट होने के वाले से बातें सामने आ रही हैं, कल मुज़म्मिल असलम साहब को भी मैं सुन रही थी, तो वो भी बाकायदा ऐसी बातें अलग बता रहे थे जिस तरह कि डिफ़ॉल्ट हो गया है और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। लेकिन इसहाक़ डार साहब को अगर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो कह रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ ये कह रहे थे कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी अदायगियों में डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहते हैं हुकूमत ने रवा माली साल 2023 के लिए 31 से 32 अरब डॉलर की तमाम ज़रूरियात का बंदोबस्त कर लिया है। तो अब डिफ़ॉल्ट होने की खबरें, ऐलान होना बाकी, इधर से जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या वज़ीर ख़ज़ाना हम समझे कि अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं अगर डिफ़ॉल्ट की खबरें दुरुस्त हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं, चूंकि आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं इस पे कॉम्पिटेंट नहीं हूँ हतमी राय देने के लिए, नंबर वन। लेकिन ठीक है, कुछ ठीक है, ठीक है, चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम सामने रखें, पहले दिली ख्वाहिश कि पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह, और ता क़यामत ये डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी तमन्ना है। अब इंशाल्लाह। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, ना मेरी ख्वाहिश है और ना कभी इंशाल्लाह ऐसा होगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ें और ऐसी किसी की हैं भी जो नहीं हो गलत, सकती, ज़ाहिर बात है, हमारी अपने वतन से जो मोहब्बत है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। जो गलत चीज़ें हैं ग्राउंड पे, उसकी तरफ अगर मुज़म्मिल असलम साहब बता रहे हैं तो उससे हुकूमत को अगर अवेयर कर रहे हैं या हुकूमत को वो होश के नाखून लेने का कह हाँ, रहे हैं, तो होश के हुकूमत को नाखून लेने लेने चाहिए। चाहिए, बिल्कुल, हाँ, हाँ, यानी कि ठीक जिस है, स्पीड से हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हुए हैं और जिस स्पीड से डॉलर ऊपर गया है और जिस स्पीड से कर्जे ऊपर गए हैं, यानी कि अभी पिछले हफ्ते तक तकरीबन कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 58 से 59% डिप्लीट हो गए हैं। 17 बिलियन डॉलर से 6 बिलियन डॉलर की आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गई है। 17 से 6 पे आप आ गए हैं 7 महीनों में, 8 महीनों में। इसी तरह आपका डॉलर का जो फ्लाइट गया है, आपके पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें कि जो हम छोड़ के गए थे, मैं ये नहीं कह रहा हमारे दौर में आइडियल था, मुश्किल था, ठीक है, ये बड़े लेकिन इससे कॉम्पिटेंट बेहतर लोग था। हैं, ये हमसे अगर बेहतर नहीं कर सकते थे तो खराब तो ना करते। ये कहते थे कि हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, हमारे पास अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, हमारे पास अपनी फाइनेंशियल, ये कहते थे ना जी कि ये और ये इनकॉम्पिटेंट तो लोग बेहतर आ करने गए, के लिए आए लोग थे। आ गए, इनके पास सलाहियत नहीं है। तो हम जब छोड़ के जा रहे थे, 6 की जीडीपी प्रोजेक्टेड थी, 4 पे चल रहे थे, तो 6 पे अगर आप 6 से 7 नहीं कर सकते थे, 8 नहीं कर सकते थे, तो 6 से 1 तो ना करते। डॉलर जब हमारे दौर में था, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तो डॉलर कितने का था? डॉलर 149 का था, पेट्रोल प्राइस सॉरी 149 की थी, डॉलर अंडर 200 था। तो अगर आप बेहतर नहीं कर सकते थे, डॉलर को 100 या 120 पे नहीं ला सकते थे, तो हमारे दौर से आप आगे तो ना लेके जाए। इसका मतलब है कि आप मैनेजमेंट में फेल हुए हैं, फाइनेंस में फेल हुए हैं। इस वक्त एक्सपोर्ट आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है, आपकी जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रही हैं, वो जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो 42% मेरे ख्याल में कम हुआ है, जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो भी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? आपका सियासत में तजर्बा है, आपको क्या लगता है कि होंगे 2023 में इंतखाबात? मेरे ख्याल में ये पूरी कोशिश करेंगे इसको डिले करने की, और फिर उसके बाद इसी नुक्ते पे आएंगे मजीद तबाही करके कि अब हमसे नहीं हो रहा, अब आप चलाएं। मेरे ख्याल में 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन पहले अपनी हद इम्कान कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको लगता है 2023 में हो जाएंगे इंशाल्लाह? ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता माह 15 नवंबर को निजी टीवी चैनल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें इमरान खान की जानिब से तोशा खाना से ली गई घड़ी का एक खरीदार कि उसने घड़ी खरीदी उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स मीडिया पर आया, जिसने खुद दुबई की कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ ये दावा किया कि सऊदी हुकूमत से मिलने वाली घड़ी जो इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म तोहफे में मिली, उन्होंने ये घड़ी फराह खान से दुबई में खरीदी। उमर फारूक ज़हूर के दावे के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान और खुद इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की। आज हम आपको बताएंगे उमर फारूक ज़हूर कौन है, उन पे पाकिस्तान में कौन कौन से मुकदमात चल रहे हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान की साख मुतासिर करने के लिए और उनको चोर साबित करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो खुद चोर साबित हो रहे हैं और क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो भी रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तोशा खाना घड़ीदार उमर फारूक ज़हूर की साबिक अहलिया सोफिया मिर्ज़ा, जिन्होंने खुद उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ अदालत में केस दायर कर रखा है और सोफिया मिर्ज़ा को इस हवाले से संगीन धमकियों और झूठी FIRs का भी सामना है। मजीद बात करते हैं सोफिया से। सोफिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो सोफिया, आप काफ़ी लंबे टाइम से अपने बच्चों की कस्टडी के हवाले से केस लड़ रही हैं, तो क्या किसी अदालत ने बच्चों की कस्टडी आपको दी और बच्चों की जो किफ़ालत है उसके हवाले से कोई फैसला सुनाया गया था? और दूसरा है कि पहले जब बच्चे आपके पास थे तो वो फिर आपके जो साबिक शौहर हैं उमर फारूक ज़हूर साहब, उनके पास पहुंचे कैसे? जी वालेकुम सलाम। पहले तो बात बताना चाहूँगी कि मेरी बेटियों का मैटर 2009 से है और उसमें बच्चों की कस्टडी मुझे गार्डियन कोर्ट ने दी और उसके अलावा जो ये आदमी है इसने मेरी बच्चियों को अगवा किया, कस्टडी के दौरान अगवा करके ले गया। लेकिन इसके बारे में बताना ज़रूरी है लोगों को कि मैं मिली कैसे, कौन है ये आदमी। तो बात ये है कि ये जो आदमी है ये उमर फारूक ज़हूर, ये 15 बहन भाइयों का 15 या 16 बहन भाई हैं, उनमें से एक आदमी ये जो बच्चा है। और ये जो उनसे हैं, इनके लिए बच्चे पैदा करना बिजनेस है, इनके लिए शादी करना बिजनेस है। और इसके माँ बाप जो हैं 15 बच्चे जब पैदा हुए तो जाहिर है नॉर्वे में पैदा हुए, गवर्नमेंट जाहिर है पे करती है, मे बी आई डोंट नो उनके जहन में क्या हो। लेकिन ये आदमी जब मुझे पाकिस्तान में मिला, मैं शूटिंग कर रही थी अपने ड्रामा की, ये मेरी किसी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ आया हुआ था और वहीं पे इससे मुलाकात हुई उमर ज़हूर से। और इसने कहा जी मैं बैंकर हूँ और मैंने MBA किया हुआ है। आई थॉट कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, कोई सेंसिबल आदमी है, बट ये सब झूठ था। वो ना बैंकर था, किसी बैंक में जॉब नहीं करता था और तालीम तो थी नहीं। और ये बाद में मुझे पता चला कि तलाक याफ्ता है। उज़्मा रहमान एक औरत है नॉर्वे में, ये उससे शादीशुदा था, 3 बेटियां थी इसकी, नायाब ज़हूर, कायनात ज़हूर और जन्नत ज़हूर, जो कि अब इस वक्त कम से कम 32 साल से ऑनवर्ड 3 बेटियां हैं, वो बड़ी हैं। सो ये इब्तिदा जो शादी की थी वो झूठ पे थी। उसके बाद बच्चे पैदा हुए पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुझे चाहता था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, फेमस हूँ, तो मुझे इस तरीके से प्रेजेंट करे जैसे मैं कुछ भी गलत तरीके से, कि मेरे थ्रू बिजनेस करना चाह रहा था, मुझे ट्रॉफी वाइफ बनाना चाह रहा था। बट द थिंग इज कि मैं रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, मैंने इज्जत से काम किया और इज्जत से ही शादी करके रहना चाहती थी। बच्चियों के बाद कस्टडी मुझे मिल गई और फिर उसके बाद इसने मुझे ड्यूरिंग कस्टडी बच्चे जो हैं अगवा किए, मुझे झूठे केस में फंसा के, और मेरी बच्चियां जो सी हैं वो लेके भाग गया। और तब से मैं कोर्ट में केसेस कर रही हूँ। गार्डियन कोर्ट ने वारंट्स इसके निकाले, हाई कोर्ट ने निकाले वारंट्स, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुमोटो एक्शन लिया था इसका, कि बच्चे जो हैं वो ECL पे हैं, उनके पासपोर्ट मेरे पास है। जी हाँ, तो वो कैसे पाकिस्तान से चले। तो ये फिर सारा मैटर मुझे पता चला। जी हाँ, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने ये बताया कि जब बच्चे यहाँ से गए तो उनकी वल्दियत भी तब्दील की गई और गालिबन किसी और खातून को उनकी माँ और किसी और मर्द को उनका बाप शो किया गया डॉक्यूमेंट्स में, और इस तरीके से गलत तरीके से पाकिस्तान से बाहर गए। ये भी जरा शेयर कीजिएगा। जी मेरी बच्चियां थ्रू आउट, जो लोग कहते हैं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये उमर ज़हूर जो है ये कहता है जी पैसे लेके मेरे कोई इसकी सेटलमेंट हुई या जो भी उल्टी सीधी न्यूज़ में आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था ना है। क्योंकि मेरी पहली बेटियां हैं, मेरी ट्विन बेटियां ज़ैनब ज़ुनैरा, वो पहली औलाद है
मेरे को 15-20 बच्चे नहीं है, ना मैंने बच्चे पैदा किए पैसों के लिए, ये इसके खानदान में उमर ज़हूर के होगा। सो मेरी जो बेटियां हैं वो ना कभी मैंने कस्टडी दी थी इसको, ना मेरे पैसों की बात हुई। एक चीज थ्रू आउट में 2009 से ऑनवर्ड आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर फोरम पे हूँ, और इसने सदफ, नाज और जुबैर की बेटियां बना के मेरी बच्चियों को, चूंकि नाम ईसीएल पे थे, उनको पाकिस्तान से स्मगल कर दिया सदफ और जुबैर की बेटियां बना के, ताकि वो ईसीएल से ना रोकी जा सके। सो उस मैटर तक सुप्रीम कोर्ट तक मैटर आया। सो यू कैन इमेजिन कि ऐसा बाप जो अपनी औलाद का नाम चेंज कर रहा है वो कितना बेशर्म, बेहिस और बेहया होगा। दिस इज द मिनिमम आई कैन से कि एक इंसान भी नहीं है। इंसान जो होता है ना, उसको अल्लाह ने शऊर दिया है, और अच्छा इंसान वो होता है जो फैमिली की वैल्यूज जानता है, जिसके लिए इंसानियत जरूरी है। सो ये लोग जो उनसे ये सारे फ्रॉड है। इसका भाई एक जो है वो कोमी ज़हूर, उसने कोई मर्डर किया है नॉर्वे में, वो भी जेल में है। वो आप दिखाइए, आपको मैंने डिटेल्स भेजी हैं। प्लस इसका एक भाई उस्मान ज़हूर है, हसनैन ज़हूर है, प्रोड्यूसर साहब जी, वो भी फ्रॉड। जी जी हाँ, क्योंकि यू नो फिजा बात की कि व्हाई आई वांट माय चिल्ड्रन बैक। एक तो मेरी बच्चियों के साथ मेरी बेटियां जो है वो कोई पहली बेटियां नहीं है इसकी, मुझसे पहले इसकी और भी बेटियां हैं जो आपको मैंने बताया, नायाब, कायनात, जन्नत, उनकी भी पिक्चर दिखाई है, लोगों को पता हो कि ये पहले से डिवोर्सी भी है, मुझसे पहले भी इसके बच्चे। हाँ जी, और वो जो औरत है उज़मा रहमान, वो नॉर्वे में बेचारी टैक्सी चलाती रही है। सो ये आदमी जो है इसके लिए बच्चे नहीं है, ये सिर्फ पैसे लेते हैं लोगों की बेटियों से शादी करके कि जी मैं शादी कर लूंगा, जहेज मिल जाएगा, और वो जहेज जेवर रख के हम आगे से आगे मूव ऑन करेंगे। सो मेरी बेटियां लेना इसलिए जरूरी है। ये तो खुद को बहुत बड़ा कोई बिजनेस टाइकून शायद कहलवाते हैं। जरा ये इस पे रोशनी डालेगा, खुद को बिजनेस टाइकून कहलवाने वाला लोगों से जहेज इकट्ठे करता है, यानी ये तो जरा इस पे जरा रोशनी डालिएगा, ये आप क्या कहना चाह रही हैं? The thing is कि मेरा जेवर जो मेरी फैमिली ने मुझे, मेरी अम्मी ने डाला, चूंकि प्रॉपर्ली तो शादी ऐसे मैंने की नहीं थी, बट जाहिर है बाद में जेवर चीजें जो इसको चीजें एज एन रिंग होती हैं, कुछ कफ लिंक्स डायमंड के थे, गिफ्ट किए थे, तो ये इसने रख लिया। मेरे जेवर जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया काफी ज्यादा था, वो इसके पास पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेरी तो बेटियां मेरी जान है, वो लेके भागा हुआ है। सो इसको यही तकलीफ होगी कि पैसे ना देने पड़े ज्यादा से ज्यादा। और टाइकून जो कहता है खुद को, आप खुद इमेजिन करो, जिसकी पहचान नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है। मुझे तो इसने बैंकर कहा था कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मैं MBA पढ़ा लिखा हूँ। सो मैं था कि मैं खुद एक एजुकेटेड लड़की हूँ, मैं कमा रही हूँ मीडिया से, तो मुझे कभी भी ये फर्क नहीं पड़ा अमीर था गरीब था क्या था। पर द थिंग टाइकून, आई डोंट नो, बट आई टेल यू वन थिंग, एक फ्रॉडिया है। लोगों के फ्रॉड से पैसे जमा करके, किसी बेवा के पैसे लेके, किसी बेचारी लड़की के, मेरी औलाद दे के चला गया, मेरा जेवर रखा और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किया होगा। तो ये इनका बिजनेस है फ्रॉड करना, ये फ्रॉड टाइकून है, ये बिजनेस टाइकून नहीं है। फ्रॉड टाइकून इज द राइट वर्ड फॉर हिज होल फैमिली। उमर फारूक ज़हूर का नाम फ्रॉड है, सो यू कैन कॉल हिम फ्रॉड। प्लीज बिजनेसमैन कम्युनिटी, एक बंदा होता है ना फिजा, बिजनेसमैन तो बेचारा एक आम दुकान लगा के कमा रहा होता है, वो 4,10,000 कमाता है, उसको बेइज्जत ना करे ये उमर ज़हूर टाइप अपने आप को बिजनेसमैन कह के। ठीक है। अच्छा सोफिया, आपको कब से पता चला कि ये इस किस्म का शख्स है, जैसे कि बता रहे उमर फारूक ज़हूर, जो आप कह रही बिजनेस टाइकून तो नहीं लेकिन फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, और जो इनकी पहली अहलिया है, उनसे कभी आपकी बात हुई, कभी राब्ता हुआ? और आपकी बच्चियों से आपकी मुलाकात लास्ट में कभी हुई या कभी बात हुई? लास्ट में कब हुई मुलाकात? मेरी बच्चियों से मेरी सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत हुई। मेरी बच्चियां जो हैं वो मेरे पास आना चाहती हैं। आपने देखा कि बच्चे जो है वो मेरे बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बच्चे जो हैं वो अगवा शुदा बच्चे हैं, और अगवा किए हुए बच्चे जो उनसे वो वही जुबान बोलेंगे जो एक किडनैपर बोलता है। वो मासूम बच्चियां हैं, और वो बच्चे पाकिस्तान क्यों नहीं ला रहा? आप ऑर्डर पढ़िए फिजा, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, जो रेड वारंट्स इशू, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2018 में, ये 22 में ऑर्डर किया है एक्स्ट्राडाइट करें, सो यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा सोफिया, ये आपके बच्चे किस उम्र में ये अगवा करके ले गया था? तब बच्चों की क्या उम्र थी, और अभी बच्चियां किस उम्र में? ट्विन बेटियां बता रही हैं कि
जी जी जी, मेरी बेटियां जो है 1.25 साल की, दूध पीती मदर फीड पे बच्चियां थी जब वो लेके गया। सो बच्चियां तभी और कितना माँ से रोती अलग होंगी, कर यू दिया कैन पौने दो इमेजिन। साल की बच्चियों को। जी, और दूध पीती मदर फीड पे बच्चे, आपको पता है जो तमाम दुनिया में देख रहे हैं माँ और बाप, उन्हें अंदाजा होगा बच्चे कितने अटैच होते हैं माँ से। मदर फीड पे जो बच्चे होते हैं वो किस हाल में होंगे एग्जैक्टली। और कितनी तकलीफ में होंगे। मेरी बच्चियों को पता है ना, और अल्लाह को पता है या मुझे पता है। हम्म। सो ये जो, हम्म। इसलिए आज मैं आई हम्म। हूँ जस्ट टू टेल द वर्ल्ड कि ये उमर फारूक ज़हूर एक फ्रॉडिया है, एक जालिम आदमी है, और इसका पूरा खानदान फ्रॉडिया है। ये सब मिलके ये पूरा एक हम्म। क्रिमिनल माफिया फैमिली मेरी बच्चियां लेके भागा हुआ है। ठीक है। आज तक हर कोर्ट ने ऑर्डर किया बच्चे लाए, और ये क्यों नहीं ला रहा, ये वांटेड है अभी तक, ठीक क्यों है। नहीं ला रहा बच्चे। हाँ। अच्छा सोफिया, एक और मामला, ये जब ये इनका घड़ी वाला मामला सामने आया था, जारी बात है आप तो इस बंदे की फितरत से वाकिफ़ थी और आप इसकी डसी हुई थी, जैसा कि आप बता रही हैं कि और जो उनकी दूसरी अहली है उनके बारे में आपने बताया, उज़मा जिनका आप नाम बता रही हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं और आपकी भी 2 बेटियां जिनको लेकर नहीं, वो अगवा करके पहली चले गए। तो ये जो घड़ी पहली वाला मामला आया था, जी 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 जी, जब ये घड़ी वाला मामला आया था और निजी टीवी चैनल को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, आपने भी यकीनी तौर पे देखे होंगे वो क्लिप्स इंटरव्यू के, क्योंकि आपका इस बंदे से एक ताल्लुक था, आपके शौहर थे ये। तो मुझे जरा बताइएगा कि आपको क्या लगा था वो देखने के बाद कि यहाँ पे भी फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ थी जितना आम लोग वाकिफ नहीं थे। कैसे इन्होंने घड़ी दुबई में फराह खान से खरीदी, जो पूरी कहानी सुना रहे थे, जिसकी फराह खान ने और पीटीआई ने तरदीद की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो उसको ये जानती हूँ ना कि वो तो जी जी। कोई बिजनेसमैन मेरी नजर में तो नहीं था जब तक मैं रही हूँ ना। उसके हम्म। कोई ऑफिस था, ना कोई और था, ना वो बैंकर था। पहली बात, वो बैंकर ही नहीं था। हम्म। मेरे साथ तो बैंकर के तौर मिला था कि मैं जॉब हम्म। करता हूँ बैंक में, एक अच्छी जॉब करता हूँ, कोई प्रेसिडेंट हूँ, कुछ हूँ। तो मुझे तो जब बैंकर नहीं रहा, हम्म। जब एमबीए नहीं किया, जब दूसरी वो पहली शादी हुई, 3 हम्म। बेटियां इतनी बड़ी बड़ी, तो हम्म। मुझे हर चीज, हम्म। मैं किसी चीज पे बिलीव नहीं कर सकती। मेरी औलाद के नाम बदल दिए। तो मुझे हम्म। लगता है ज़हूर जो है सिर्फ एक हम्म। फ्रॉडिया है। उसको अगर आप लोग बिजनेसमैन कहेंगे, और सबसे हम्म। बड़ी बात, नॉर्वे में पैदा हुआ है, इसके पास नॉर्वेजन पासपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि नॉर्वे में वांटेड है। वहां हम्म। किसी बेवा से इसने हम्म। फ्रॉड किया हुआ है, उमर और इसके भाई उस्मान ज़हूर ने। हम्म। तो अच्छा, वहां भी मेरी वांटेड है। मैटर, हम्म। हाँ वांटेड है, पाकिस्तान में है, किसी टर्किश बिजनेसमैन के साथ फ्रॉड किया हुआ है। सो ये कोई क्लियर आदमी नहीं है। तो हम्म। मेरा ख्याल है इस तरह की फ्रॉडी की बात मानना, आई डोंट नो, अफसोस हो रहा है कि ये मेरे बच्चों के ठीक। साथ अच्छा कुछ सोफिया, इन्होंने चीजें किसी किस्म की आपको सामने आई। धमकियां भी दी? जी हाँ, मेरे पे तो हमला हुआ है। धमकियां तो छोटी बात है, हमला हुआ। और ये 2 दफा हम्म। कातिलाना हमला हुआ, जिसकी एफआईआर मैंने जो भी है जाहिर है कराऊंगी मैं, या एप्लीकेशन जाहिर है, बट हम्म। हम्म। हुआ है, हम्म। कातिलाना हमला हुआ है। हम्म। अच्छा, कभी, बट मैं ठीक है, आपको कभी एक ये बात जेल में बताऊं, भी गए थे? फिजा, जी जी, कभी ये, जी जेल में, ये मुझसे शादी से पहले में मुझे बहुत सी चीजें शादी के बहुत अरसे बाद पता चलती रही। जेल में ये रहा, हम्म। कराची शायद मलीर जेल है कोई, वो एक पिक्चर होगी, आप दिखा दीजिए, जेल के बाहर बैठा हुआ है। जी 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 जी, आपने ये मुझे शेयर की बहुत थी बाद जी, में पता प्रोड्यूसर साहब जरा चली। पिक्चर भी साथ चला दीजिए। तो हाँ, हम्म। एक और चीज मैंने हम्म। बतानी है। जी प्लीज। जी 1999 में जो मुझे, जी हाँ 1999 में मुझे इसके बारे में कुछ चीजें पता लगी, 2009-10 बार के बाद ही पता लगी। ओके हम्म। फिजा, ये जी मुझे सोफिया। थ्रू आउट इस प्रोसेस में, जी बहुत से लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि इसने अपनी बेटी जो सबसे हम्म। बड़ी है, नायाब जहूर नाम है, 99 में उसके साथ ये लंदन गया। इसने टिकटिंग का बिजनेस भी नॉर्वे में किया था। तो वो जो टिकट हैं वो जाली ठीक है। टिकट थी या जो भी थी, वो लेके लंदन गया। लंदन में ये अरेस्ट हुआ, और इसकी बेटी नायाब जहूर साथ थी उस वक्त। सो मैं क्यों ये बता रही हूँ, चूंकि ठीक। मेरी बेटियां ट्विन बेटियां दुबई में इसके पास लेके भागा हुआ है। मुझे बहुत डर है हम्म। कि मेरी बच्चियों को किसी गलत काम में, अपने फ्रॉड के काम में कहीं खुदा ना खास्ता हम्म। इन्वॉल्व ना करे, और उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। मैं इन लोगों से यही हम्म। चाहती हूँ कि प्लीज, पाकिस्तान में देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है
कि प्लीज गवर्नमेंट की कोई भी, मैं पॉलिटिकली किसी से इन्वॉल्व नहीं हूँ, किसी से ताल्लुक नहीं है मेरा। यस, मेरा ताल्लुक सिर्फ इस पाकिस्तान से है। मैंने इसलिए बच्चे पैदा किए हैं, मैं कहीं भी बच्चे पैदा कर सकती थी, लेकिन मैंने पाकिस्तान में बच्चियां पैदा की, पाकिस्तानी है। ये इसका मतलब नहीं कि कोई मुंह उठा के मेरी बच्चियों को ले जाएगा। मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हुई, मुझे पॉलिटिसाइज किया गया, मुझे पार्टी के साथ लगाया गया कि ये जी इस पार्टी की है। मैं अभी क्वाशमेंट में हूँ हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, मुझ पे झूठी एफआईआर और सिंध में भी की गई हैं। कोई है यहाँ पे इसको करने वाला कि ये जो एक फ्रॉडिया दुबई में बैठ के मुख्तलिफ एफआईआर कटा रहा है। मेरी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो नए आर्मी चीफ हैं, उनसे मेरी अपील है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, और सबसे बड़ी बात, आप हाफ़िज़ कुरान हैं, इस्लाम को बहुत अच्छा से जानते हैं, और आप जानते हैं कि औलाद के लिए माँ कितनी ज़रूरी है और एक माँ के लिए औलाद कितनी ज़रूरी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बेटियां मुझे मिलाएं, मुझे मेरी बच्चियां दिलाएं। कोर्ट्स ऑर्डर कर रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपके ऑर्डर्स, तमाम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि बच्चे वापस लाए जाएं, माँ को दिए जाएं, और उमर ज़हूर को अरेस्ट किया जाए। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए माँ की दर्द भरी आवाज़ को सुने। मेरी बच्चियाँ जो मासूम हैं वो अगवा हुई हैं, उमर ज़हूर को सज़ा दीजिए। मेरी बच्चियाँ मुझे चाहिए, मुझे मेरी बच्चियों से मिला दीजिए, इसका अजर आपको अल्लाह देगा। ठीक है सोफिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।